बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार भारतीय समय 8 बजे धम्मा वेव लाइव के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो धम्मा रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉल अस लाइव। जो आप हमारा नंबर 2 नंबर देख पा रहे हैं 919667972248। अगर समहाउ ये लाइन बिजी मिलती है तो आप हमें 4165780000 के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमें ईमेल करना है tamawaves.info@gmail.com के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सो हमारे जो यूके के और टोरंटो वैंकूवर के नंबर हैं उसके ऊपर भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन instagram-dhamma.wave और हमें यूट्यूब के ऊपर भी आप हमें देख सकते हैं। ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है हमारा जो यूट्यूब के ऊपर ये हम वेंसडे को अपलोड कर देते हैं। तो किसी कारण आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे समय के कारण, तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। यूट्यूब का जो धम्मा वेव का आप धम्मा वेव टाइप करेंगे तो आप हमें वहाँ पे देख पाएंगे। सो ये जो प्रोग्राम है हम लाइव ये हमारा प्रोग्राम होता है। सो हमारे साथ अवेलेबल जो इंडिया से और गेस्ट स्पीकर हमारे साथ जुड़ते हैं। इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं आदरणीय मनोहर बिरदी जी लंदन से, और वैंकूवर से हमारे आदरणीय परम कैनरा परम कैन जी जो वो होस्ट करते हैं, और मैं टोरंटो से इस प्रोग्राम को होस्ट करता हूं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इसके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आज का जो प्रोग्राम है हमारे साथ वेनेबल भिक्खू ज्ञानलोक लखनऊ से जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आज की दम देशना हमें देंगे। और ये जो सारे का सारा प्रोग्राम है हम ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं लेट मिस्टर राजकुमार कामले जी, राजू कामले जी। उनको सारे का सारा प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उनके साथ ही हमारे आदरणीय डॉक्टर विशाली विश्राम जी नागपुर से हाईली एजुकेटेड, वो आज जो उनका सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो लेक्चर देंगे 15 से 20 मिनट। वो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। So wherever you are, if you feel safe, please put your palm together. Let's do वंदना together. उसके साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Over to Venerable. Bante जी शुरू कीजिएगा प्लीज। जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ जी बंते जी सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 हाँ बंते जी शुरू कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इतिपितो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि। सत्था देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति
स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको एहि पार्श्विकोपनैको पश्चात्तं वेदिताम्बो भिञ्जूयेति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपोगलाये स भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी धम्मा वेब के माध्यम से जुड़ने वाले पूजनीय भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज का विषय भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य के ऊपर धम्म देशना के लिए आमंत्रित किया गया। जैसा कि सभी लोगों को विदित है, बुद्ध शासन को भगवान बुद्ध के द्वारा प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश के पश्चात, तो आज से 2612 वर्ष पहले इसी पतन में गदाय वर्तमान सारनाथ वाराणसी में भगवान बुद्ध ने 5 व्यक्तियों को धम्म देशना दे करके धम्मचक्र प्रवर्तन किया। 4 महीने वर्षावास पूरा करने के पश्चात इन 4 माह में भगवान बुद्ध ने 60 लोगों को धर्म में प्रवज्जित किया, दीक्षित किया, उपसंपदित किया। कार्तिक पूर्णिमा पर उन सभी भिक्षुओं को तथागत सम्यक संबुद्ध को मिलाकर करके 61 अरहतों को भगवान बुद्ध का आदेश था, चरत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके पश्चात में उस समय से लेकर अभी तक तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन, उनके उपदेश जन जन तक लगातार पहुंच रहे हैं। उन उपदेशों से हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने मार्ग फल को प्राप्त किया। अनगिनत लोगों की संख्या रही है कि जो भगवान बुद्ध ने जो 4 फल बताए हैं कि बुद्ध शासन में 4 फल हैं, सोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अरहत। ये 4 फलों को प्राप्त करने वालों की संख्या हजारों लाखों करोड़ों में पहुंच गई है। भगवान बुद्ध ने उपदेश में कहा है कि अगर भगवान बुद्ध के लोग मानने वाले, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले, शिक्षाओं पे चलने वाले, ठीक ढंग से भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पे चलते रहेंगे तो ये भूमि कभी भी अरहतों से शून्य नहीं होगी। बुद्ध शासन को आगे ले जाने में, बुद्ध शासन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम सभी लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी श्रद्धा पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक से उसको पालन करें
और जो मार्ग फल है उन फलों को प्राप्त करें। केवल इसी से ही भगवान बुद्ध के शासन को जीवित रखा जा सकता है, आगे की पीढ़ियों तक ले जाया जा सकता है, केवल धर्म के अभ्यास करने से ही। भगवान बुद्ध के उपदेशों के पश्चात में, उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात में और उस समय से लेकर अभी तक पूरी दुनिया में भगवान की शिक्षाएं जा रही हैं। लोग हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में भगवान के शिक्षाओं को मानने वाले, उनके मार्ग पे चलने वाले लोग अभी भी हैं, अभी भी मार्ग फलों को प्राप्त कर रहे हैं। भारत में बौद्ध धर्म का, भगवान बुद्ध के शासन का विनाश का भी कारण, जैसा कि राहुल सांकृत्यान जी का मत है कि लोग धर्म के मार्ग से च्युत होने लगे हैं, धर्म के मार्ग से लोग भटक गए। अनेकों मिथ्या धारणाओं में जो भगवान बुद्ध ने जिन धारणाओं को, जिन अभ्यासों को निरर्थक बताया, जिनको अभ्यास करने से मना किया, उन मार्गों पे भी लोग जाना प्रारंभ हो गए। उसमें भिक्षु लोग भी थे, भिक्षुड़ियां भी लोग थे, उपासक उपासिकाएं भी थे। बुद्ध शासन की रक्षा इन चारों लोगों से ही संभव है और ये चारों लोग ही बुद्ध शासन को रक्षा करते आए और कर रहे हैं और करते रहेंगे। भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य और जो विनाश का कारण रहे, विनाश के अनेक कारण हैं, विद्वानों के अपने अपने मत हैं। जैसा कि महापंडित राहुल सांकृत्यान जी का मत था कि बौद्ध लोग ही भगवान बुद्ध के बताए मार्ग से भटक गए। दूसरे लोगों का मत है कि आक्रमणकारियों का जो आक्रमण हुआ उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और जो आक्रमणकारी लोगों ने इतना तीव्र आक्रमण किया कि उस आक्रमण से संभलने का लोगों को मौका भी नहीं मिला। उसमें भी कई लोगों का मत है कि भगवान बुद्ध ने कि जो अहिंसा के उपदेश दिए हैं वो मूल कारण वो भी रहे कि लोग अपनी आत्मरक्षा करने में संभव नहीं हुए। इसमें दोनों ही कारण, मेरा मानना है कि दोनों ही कारण हैं कि आक्रमणकारी लोगों को आक्रमण से हम लोगों का, भगवान बुद्ध के शासन का विनाश हुआ और ये भी संभव है कि बौद्ध लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग से भटके भी हैं। सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण रहा है आक्रमणकारियों का, जो महापंडित राहुल सांकृत्यान जी ने मत दिया है कि भिक्षु लोग, भिक्षुड़ी लोग तंत्र मंत्र में, नक्षत्रों में जो विश्वास करने लगे, वो मुख्य कारण उन्होंने माना है। परंतु जो जिस ज्ञान की, जिस संप्रदाय की महापंडित राहुल सांकृत्यान जी बात कर रहे हैं, वो परंपराएं आज भी विश्व के अनेक देशों में प्रफुल्लित हो रही हैं, अभी उनका अभ्यास किया जा रहा है। वहाँ पर कोई भी धर्म की हानि नहीं हुई है। जैसा कि 1000 साल, 1500 साल पहले जिस अवस्था में बुद्ध शासन था, उसी अवस्था में आज भी मिलता है। मुख्य कारण रहा कि आक्रमणकारियों ने जो आक्रमण किया, उसमें मुस्लिम आक्रमणकारी और दूसरे लोग भी, लोगों का
उसमें पूरा सहयोग रहा है। तो ये मुख्य कारण मेरा मानना है। बुद्ध शासन को अब सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की होनी चाहिए कि बुद्ध शासन को किस तरीके से पुनः चिर स्थायी करें। जैसा कि भगवान बुद्ध ने पहले बताया कि एक ही मार्ग है बुद्ध शासन को चिर स्थायी करने का, कि हम लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग को, उनके उपदेशों को अच्छांशता पालन करें। और केवल पालन ही करने से बुद्ध शासन जीवित रहेगा। अगर किसी की भी कोई भी शिक्षाएं उनका अगर पालन करना बंद कर जाए तो वैसे ही अपने आप में वो शिक्षाएं खत्म हो जाती है, वो शासन खत्म हो जाता है। तो केवल ही पालन करना है। भारत में बौद्ध धर्म का विकास, पुनरुत्थान 1860 के बाद में प्रारंभ होता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व के माध्यम से। फिर 1891 में बोधिसत्व नागारिक धर्मपाल जी भारत में आते हैं। इसके पश्चात में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 के जो धम्म क्रांति करते हैं, वो ऐसी धम्म क्रांति उन्होंने बुद्ध शासन को, बौद्ध धर्म के जड़ों को इतना गहराइयों तक पहुंचा दिया। भदंत आनंद कौशल्यान जी का एक वक्तव्य है कि बोधिसत्व बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की जड़ें इतनी गहरी स्थापित कर दी हैं कि इसको पुनः कोई भी हिला नहीं सकता है। तो उन जड़ों को हम लोग को सिंचित करना है। उन जड़ों में अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपना धर्म अभ्यास के माध्यम से उन जड़ों को मजबूत करना है और गहराइयों तक लेकर के जाना है। और उन गहराइयों को लेकर के जाने के लिए सभी लोगों को धर्म का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म परियत्ति, पटपत्ति, पटवेदनी, ये 3 विधाएं हैं। उन तीनों विधाओं को पालन करना आवश्यक है। कि जो बौद्ध परंपरा है, बाबा साहब का जो सपना था कि भारत को पुनः बौद्धमय, बौद्ध राष्ट्र को बनाना है, तो उन राष्ट्र को बनाने के लिए जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो भगवान बुद्ध की परंपराएं हैं, जो भगवान बुद्ध के आचार विचार हैं, उनको अपने जीवन में लाना, उनको दैनिक जीवन में अभ्यास करना, ये परम आवश्यक है। जब तक हम लोग उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में पालन नहीं करेंगे, उनको अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक है ना बुद्ध शासन चिरस्थायी नहीं हो सकता, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे लखनऊ में कोई भी जब भी उपासक उपासिकाएं या भिक्षु भिक्षुड़ियां कोई भी आते हैं, मैं हमेशा लोगों से कि धर्म के अभ्यास को, कि छोटी छोटी जो बातें हैं जो दैनिक जीवन में अभ्यास करने के लिए है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभी हम सभी लोग न्यू बुद्धिस्ट हैं और उनके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं कि हमारा भी भारत में बौद्ध धर्म है ना एकदम शैशवावस्था में है। हर चीज को हमको अभी सीखना है, हर चीज को ठीक से समझना है और उन चीजों को समझ करके अपने दैनिक जीवन में, हमारी दैनिक की जो क्रियाकलाप हैं, उनके अंदर में बातचीत की भाषा में भगवान बुद्ध के शब्दों को, भगवान बुद्ध के आचार विचारों को उनको लाना है। हम बहुत समय नहीं है, हम 1-2 बातें में रखेंगे कि जो अभी हम लोग के
उपासक उपासिकाएं हैं, भिक्षु भिक्षुड़ियां हैं, जो दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत ना चर्चाएं करते हैं। सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के एकदम से विपरीत में, और विपरीत में जाने का कारण भी है कि उनको ठीक से ना धर्म का, जो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है, उसका ठीक से ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है तो दैनिक जीवन में उनको अभ्यास नहीं है, कि हमारे वचनों में उनका अभ्यास नहीं है, हमारी शारीरिक क्रियाओं में अभ्यास नहीं, तो गलतियां हो जाती हैं। कभी आप लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, फेसबुक में कोई किसी को सांत्वना देनी होती है, कोई दिवंगत किसी का हो जाता है, तो लोग उसको, उनके परिवार के जनों को सांत्वना में बोलते हैं कि भगवान बुद्ध फलाने की आत्मा को शांति दे। और ये बहुतायत संख्या में लोग सोशल मीडिया में प्रयोग करते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है, तो आत्मा को सांत्वना देना, शांति प्रदान करना, ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत है। लोगों को नहीं मालूम है। हमेशा बहुत से लोग है ना बोलते हैं, महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध का जो शासन है वो अनित्य को मानने वाला है। आत्मा है ना नित्य है। भगवान बुद्ध के समय में दो संप्रदाय थे, शाश्वतवादी और उच्छेदवादी। इन दोनों वादों को भगवान बुद्ध ने दूर करके विभज्यवाद की स्थापना की है। भगवान बुद्ध हैं विभज्यवाद को मानने वाले हैं, यथार्थवाद को मानने वाले हैं। तो आत्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो बिल्कुल ही दैनिक जीवन में लोगों को भूल जाना चाहिए कि हम अगर बुद्धिस्ट हैं, भगवान बुद्ध की मानने वाले हैं, तो हमारे कभी भी बोलचाल की भाषा में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग दुखी होते हैं तो बोलते हैं हमारी आत्मा बहुत दुखी है, हमारे परिवार के लोगों से आत्मा दुखी हो गई। तो आत्मा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हमको दैनिक जीवन में लाना है, उनको प्रयोग करना है। और ये जब चीजें आ जाएंगी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा चर्चाओं में भी लोगों से प्रश्न करते हैं कि हमारी एक पहचान, हम बौद्ध हैं, तो बौद्धों की एक पहचान हमारे चर्चाओं से, हमारी बातचीत से है ना लोगों को पता लग जाना चाहिए कि हम किन शासन को मानने वाले हैं, किस शासन को पालन करने वाले। तो हमारी बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग हो। तो मैंने एक बार और लोगों से प्रश्न किया कि सभी धर्मों में शुभारंभ के लिए, प्रारंभ के लिए शब्द हैं, तो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, एज ए बुद्धिस्ट हैं, तो हम लोगों को क्या प्रयोग करना है। जब हम लोग कभी आश्चर्यचकित होते हैं, अचंभित होते हैं, तो उस समय जो एकाएक प्रतिक्रिया होती है, एकाएक जो शब्द निकलता है, वो शब्द है ना हमारी आस्था को, हमारी परंपराओं को, हमारे आचरण को है ना दर्शाने वाली अवस्था होती है। जब भी मैं आश्चर्यचकित होते हैं, कोई हमारा बहुत ही नजदीकी बहुत दिनों बाद एकाएक मिल जाए, आश्चर्यचकित होते हैं। कोई एकाएक हमारे मन की चीज उपलब्ध हो जाए तो आश्चर्यचकित होते हैं। तो उस समय हम लोगों के मुख से है ना क्या निकलना चाहिए। तो एज ए बुद्धिस्ट है ना, हमारे शब्द जो है एज ए बुद्धिस्ट ही निकले। जैसे मुस्लिम लोगों के मुख से हमेशा माशाअल्लाह,
या अल्लाह निकलता है, कृष्णियों के मुख से ना माय गॉड निकलता है। तो वैसे हम लोग के भी मुख से है ना चीजें निकलनी चाहिए। तो ये चीजें जब हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में आ जाएंगी, उस समय ये बुद्ध शासन जो है ना स्थायित्व प्राप्त कर जाएगा हमारे तन के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर में बुद्ध शासन की स्थापना हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति मंगल मैत्री करते हुए भगवान बुद्ध, धम्मसंघ, बोधसत्व बाबा साहब सभी का आशीर्वाद मिले, सभी लोग आयु आरोग्य सुख संपत्ति को प्राप्त हों। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद वेनुबल। ये हमारे साथ वेनुबल ज्ञानलोक जी जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आज की जो दमावेब की जो प्रोग्राम के ऊपर दम देशना दी। तो वेनुबल हम चाहते हैं क्योंकि प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर आप हमें आशीर्वाद देके, आई नो आप काफ़ी बिजी हैं, प्रोग्राम और भी है आपका, तो आशीर्वाद देके आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो एज यू विश। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, सभी को मंगल कामना, आशीर्वाद। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो जैसे हमने बताया कि ये जो दमावेव का जो रेगुलर जो संडे का प्रोग्राम होता है वो हमारा लाइव होता है। समटाइम हमें इंटरनेट जहाँ और कई इशू का सामना करना पड़ता है। सो प्लीज़ अगर आप किसी कारण हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए तो हमें आप जो वेंसडे को जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये पूरे का पूरा प्रोग्राम हम यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड कर देते हैं, तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी जो हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जैसे हमने शुरू में बताया कि ये सारे का सारा प्रोग्राम हमने आदरणीय लेट राजू कामले जी को ट्रिब्यूट किया है, उनको डेडिकेट किया है। ये सारे का सारा प्रोग्राम जो हर संडे का होता है, ये हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है। हर हफ्ते हमारे आदरणीय जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दमाज फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। सो इस संडे का जो प्रोग्राम है वो हमारे आदरणीय हमारे टीम के मेंबर जिनका जन्मदिन था पिछले इसी लास्ट वीक में, आदरणीय परम कैंची का, उन्होंने जो प्रोग्राम इस संडे का स्पॉन्सर किया है। तो हम पूरी दमावेव की टीम से उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो आस करते हैं कि वो और ज़्यादा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और दम्मा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सार प्रसार का ऐसे ही काम करते रहेंगे। सो जैसे हमारी जो दूसरा जो सेगमेंट है, हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर विशाली मेश्राम जी, जो नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको लाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डॉक्टर विशाली जो नागपुर से हैं, वो एमएससी हैं, पीएचडी हैं एंड बीएड हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री एट धर्मपद एमपी देव मेमोरियल साइंस कॉलेज नागपुर में वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और हम दमावेव की टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और दमावेव का एक जो जो हमारे गेस्ट स्पीकर आते हैं, वो एक हमारा सिस्टम है कि आप देखते हैं कि वेरी क्वालिफाई, हमारे वेनेबल भी जो कई वेनेबल्स हैं वो पीएचडी हैं, ऐसे ही हमारे डॉक्टर विशाली जी पीएचडी हैं और इन्होंने हमें समा दिया, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। तो जिनका जो आज जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि हमारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते इंडिपेंडेंस 75 इंडिपेंडेंस बहुत सारे लोगों ने मनाया, लेकिन वे डू वी स्टैंड 75 साल के बाद हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंस ने हमको क्या दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो एक पिछले हफ्ते एक बहुत क्रूशल जो एक्ट हुआ है राजस्थान के अंदर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि जिस टीचर ने वो एक्ट किया है
वो ऐसे एक्ट नहीं होता कि एकदम कोई बच्चा जो पानी पीता है तो वो टीचर मैड होता है, उसको पीटना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि वो जो परिवार है, जिस परिवार में वो टीचर पला-बड़ा है, उस परिवार में ये सारी चीज़ें कैसे प्रैक्टिस की जाती होंगी। तो जो उसने एट द टाइम एक्ट किया उसके बारे में डॉक्टर विशाली जी चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर विशाली जी, सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। जी First of डॉक्टर all, विश thank या you so यस, much, Anand sir. यू आर लाइव। जी, जी, Yes, गो अहेड डॉक्टर yes, विशाली। yes. Thank you so much, Anand sir. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Jai Bhim. Good evening to one and all, joined virtually by Zoom link. सभी को मेरा अभिवादन. Myself, Dr. Vaishali Meshram from Nagpur, Maharashtra, India, working as professor at Nagpur. सबसे आदरणीय, वंदनीय भिक्खू ज्ञानलोक जी का जो लखनऊ से थे, उनको मेरा सप्रेम जय भीम। आज का ये जो लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है, जिनके मेमोरी में, लविंग मेमोरी में लेट मिस्टर राजकुमार कांबले जी जो अपने बीच में नहीं रहे, बट उनका जो मिशन उन्होंने शुरू किया था, वो मिशन के थ्रू अगर अपन उसको आगे बढ़ा पाएंगे तो वो एक अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए अपन कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उनका जो मिशन है आगे बढ़ाते हुए अपन उनको अच्छा ट्रिब्यूट दे सकते हैं। धम्मा वेव्स के ऑल फाउंडर मेंबर्स आनंद सर, मनोहर सर, परम सर, हरबनन सर, डॉक्टर सरला मैडम, सबको मेरा जय भीम। आज का मेरा जो विषय दिया है मुझे, जिसे मुझे मेरे विचार यहाँ रखने हैं, वेयर वी स्टैंड एज अ इंडियन आफ्टर 75 इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेटेड जस्ट नाउ। 15 अगस्त को अब अभी भारत ने रिसेंटली 75 वर्ष पूरे किए हैं और 76 स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट 75 इयर्स होने करने के लिए इस बार ऑनरेबल जो अपने पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस साल हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया था। 13, 14 और 15 तीनों दिन उन्होंने इंडियन जो फ्लैग है उसको होस्टिंग करने के भी लिए बोला है। शैक्षणिक जो स्कूल है, कॉलेजेस है, बहुत सारे ऑफिसेस है, इसमें करने के लिए भी उन्होंने लगाया। और बहुत सारे जो उन्होंने नए नए अभियान चलाए। ये अभियान और ये इसकी जरूरत है क्या? और 75 इयर्स ये बहुत लंबा समय होता है। और ये 75 इयर्स में अगर अपन देखते हैं कि अभी आज की जो स्थिति है अपने इंडिया में जातीयवाद नहीं खत्म हो गया, ऐसे कुछ लोगों का कहना है, बट अभी भी ये जातीयवाद जो है भारत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो कहीं ना कहीं सामने आके अपने सामने आके खड़ा होता है। और ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती है उससे अपने आगे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इंडिया सच में स्वतंत्र हुआ है? अगर वो हुआ है तो वो कोई कुछ ही मामलों में उन्होंने ऊंचाई पर गया है। अभी भी बहुत ही ऐसे डायरेक्शंस है जिसमें अपने को बहुत अपन पिछड़े हैं, उसको आगे लाने की जरूरत है। थोड़ा मैं ये विषय को आने के पहले मैं मेरे थोड़े नागपुर के बारे में भी बताना चाहती हूँ। नागपुर जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो भारत के मध्य स्थान पे है, इसको सेकेंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं। एंड फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन, जो नागपुर की लोक संख्या है जो 2,940,00,000 इतनी है, उसमें से 3,74,000 बुद्धिस्ट लोग यहाँ है। एंड उसकी एवरेज लिटरेसी जो है नागपुर की
वो 91.94% है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों नियर अबाउट 90% के आसपास पढ़े लिखे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नागपुर में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी कुछ ऐसे घटनाएं हुई है, उसमें मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट इसमें। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर नेम ऑरेंज सिटी। नागपुर जो है उसको ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं। और नागपुर में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि को ऊर्जा भूमि भी कहते हैं, उसको क्रांति भूमि भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो जुलाई 1978 में किया गया। और इसके पीछे और बहुत इंपॉर्टेंट दीक्षा भूमि की जो हिस्ट्री है, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ आए थे। उन्होंने दीक्षा ली थी और इनके साथ में 5 लाख लोगों ने भी दीक्षा यहाँ ली थी। और ये जो दिन था 14 अक्टूबर 1956, वो दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन करके मनाया जाता है। और उसी 1956 से लेके अभी तक दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा दी जाती है। काफी हिंदू लोग जो है वो हर साल यहाँ आते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म स्वीकारने से उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसकी जो प्रोग्रेस हुई है, वो उनको सिर्फ बौद्ध धर्म से मिली है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है, उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बौद्ध स्नेह बौद्ध जो है उसका आम्बेडकर जी ने लखनऊ में विजिट करने के बाद ऐसा डिसाइड किया कि बौद्ध धर्मों को स्वीकारा जाए। और बौद्ध धर्म जो है ऐसा है जिसमें जो साइंटिफिक एंड लॉजिकल इस पे बेस्ड हुए। बाकी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अपन साइंटिफिकली एंड लॉजिकली उसके आंसर दे सकते हैं। दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म की पुनरुत्थान हुआ था। ये थोड़ा नागपुर के बारे में मैंने बता दिया। अभी अपन एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं कि वेयर वी स्टैंड। तो पिछले महीने की जो बात है 20 जुलाई की, जहाँ सारसा नाम का जो गांव है राजस्थान में, सुराना नाम का जो गांव है, वहां टीचर ने एक छोटे से बच्चे को मटके का पानी पीने से उसको इतनी पिटाई की कि उसकी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये जो अत्याचार वहां हुआ है, ये बच्चा का जब आप कुछ दिनों के बाद इसकी मौत जब हो गई और उसका पूरा जब पता चला कि ऐसे क्यों हुआ, ये जो इसके पीछे कारण था, तो वो पता चला कि वो मटके का पानी, वो दलित लड़के ने मटके को छूना, पानी पीने के लिए छुआ, तो उसको पिटाई की गई। तो ये जो टीचर है, ये टीचर की जो मेंटालिटी है, ये ऐसे टीचर अगर आते हैं तो अपना जो भारत का जो प्रगति है या प्रोग्रेस है वो कैसे होगा। अगर टीचर ही ऐसे है तो वो आगे की जो जनरेशन है वो कैसी बनेंगी, जातीयवाद कैसे जाएगा, अत्याचार कैसे जाएंगे। 1989 में एट्रोसिटी एक्ट आया था, उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? उसके पहले बहुत ही जातीयवाद अपन अपन अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो दिखता है। और ऐसा ये 1989 में एट्रोसिटी एक्ट पारित करने की जरूरत पड़ी। और ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, इसके थ्रू जो दलित लोग हैं उनको बहुत एक प्रोटेक्शन के बेस पे बहुत बड़ा शस्त्र मिला है। ये होने के बावजूद भी बहुत सारे अत्याचार होते रहते हैं। खैरलान जी जो सबको पता है, खैरलान जी जो नागपुर से 40 किलोमीटर अंतर पे तुमसर नाम का जो तहसील है उसके अंदर ये खैरलान जी गांव हुआ था। उसमें भी जो दलित
परिवार था उनको बहुत ही अत्याचार हुए हैं। ये अत्याचार होते रहते हैं। खैरलांची है, अभी रिसेंटली सारना गांव है, भीमा कोरेगांव है। और ये सब उसके पीछे क्या कारण है, अगर अपन उसको ढूंढते हैं तो इसके पीछे मुझे इंडिया में अंधश्रद्धा ये बहुत ही इंडिया में दिखती है। ये अंधश्रद्धा के कारण ये अत्याचार होते हुए दिखते हैं। ये अंधश्रद्धा जो है उनको ऐसे कृत्य कराने के लिए लगाती है, और उनकी जो मेंटालिटी है कि ये करने से हमारा ये होगा, ये जब तक उनका ये मेंटालिटी चेंज हो नहीं सकती। और ये चेंज करने के लिए एजुकेशन ही ऐसा फील्ड है, एजुकेशन ही ऐसा शस्त्र है, विपन है, जिससे सामान्य व्यक्ति का जो मेंटालिटी है वो चेंज हो सकती है। बट उसके लिए क्या जरूरत जो है एजुकेशन सिस्टम की, टीचर जो होता है उनको सबसे कैसे रहना चाहिए, बच्चों से कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों को जातीयवाद नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सब उन्होंने अपने रूल्स अपने इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। टीचर जो है वो एक पीढ़ी को बनाता है, आगे वाली जो पीढ़ी आने वाली है वो टीचर्स पे, टीचर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मर होता है, वो पीढ़ी को बनाता है। और अभी ये 75 साल जो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ भी हासिल नहीं किया, हासिल किया है कुछ ही डायरेक्शंस में अपन ने ऊंचाई तक पहुंचे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की अपन बात करते हैं, हाँ जरूर अपन ने कुछ हासिल किया है, थोड़ा कुछ शेयर करना भी चाहती हूँ मैं। 75 साल को अपन अपन देखते हैं तो अपन चांद पे गए हैं इंडियंस लोग। देन अभी रिसेंटली मंगलयान भी हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है, शिक्षा अभियान आए हैं। बट गाँव में शिक्षा पूरी तरीके से जारी है। जो कुछ नए नए रूल्स बनते हैं दलित लोगों के लिए, उसका उनको जो हक है वो मिलता है, उन हक जो उनका है उनको बारे में उनको जानकारी होती है, इसमें सब क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके वहां तक जाती ही नहीं, या लिखा कुछ और होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतना डायल्यूट कर देते हैं जाते जाते कि उसका हक जो रहता है वो उसको पूरी तरीके से मिलता नहीं। टीचर जो है, जैसे मैं साइंस की बात करती हूँ, तो टीचर जो अभी नई पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, पेंडेमिक में भी सब कुछ हिला दिया था, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी पूरी तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। जो ऑफलाइन एजुकेशन था जिसमें बच्चे जाते थे स्कूल में, सभी गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे, वो पूरे ब्लॉक हो गया था। एजुकेशन सिस्टम ने भी बच्चों को कनेक्ट होने के लिए तरीका ढूंढा, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन बोलने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, और ये जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो आई थिंक 50 या 60% ही वो कर पाए, बाकी जो 30 to 40% जो लोग थे गाँवों में, वो बेचारे जो इकोनॉमिकली इतने वीक है, उनके घर में बिजली नहीं है, पानी की सोई नहीं है, उन लोगों के पास कहाँ से स्मार्टफोन आएंगे, कहाँ से उनको इंटरनेट मिलेगा। तो एजुकेशन जो है हर एक के लिए, अपन बोलते हैं इंडिया में जो ऑनरेबल पीएम है वो सब फैसिलिटी बोलते हैं, बट एक्चुअल लोगों के पास वो अभी तक के नहीं गई। और जाती भी है तो उसका प्रॉपर उनको मिलती नहीं है। हर एक घर योजना है, आज कितने दलित लोग हैं बेचारे को पास घर नहीं है रहने के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन एजुकेशन जो इंडिया में इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इंडिया के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। एजुकेशन सिस्टम
को अगर प्रॉपर किया जाए तो लोगों के जो विचार है वो बदल सकते हैं, बदलने की जरूरत है। सामाजिक स्वतंत्रता जो होती है वो जब तक आएगी नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था कि सामाजिक स्वतंत्रता जब आएंगी तभी अपना भारत देश ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। और वो अभी तक के 75 साल हुए हैं, अभी तक के वो दिखती नहीं है। कुछ जगह दिखती है, कुछ जगह नहीं दिखती। कुछ घटनाओं से तो वो समझ में आता है कि स्वतंत्र अभी भी अपन नहीं है। अपन ब्रिटिश से तो स्वतंत्र हो गए हैं, बट अपने भारत में जो अलग अलग जाति के जो लोग हैं, जो खुद को ऊंचे जाति का मानते हैं, उनसे अपने को कब छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का ये भी कहना था कि हर एक जो जाति है या वर्ग है, उनकी महिला जब आगे बढ़ेंगी तभी वो जो वर्ग होता है, जाति होती है, उसकी प्रोग्रेस होगी, ऐसे मानते हैं। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे हक है जो संविधान है अपना इंडिया का, भारत का, उसमें दिए हुए हैं। तो घटनाओं, संविधान पे जो हक है महिलाओं के लिए वो उनको मिलते हैं क्या? महिला सुरक्षित है क्या? एट्रोसिटी एक्ट जो है अच्छे अच्छे इसमें भी आजकल कहीं लगते हुए दिखता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ये बहुत सारे सवाल अपने सामने आते हैं। ये अंधश्रद्धा के कारण ही है, ऐसा मुझे लगता है। और अभी जो ये नए नए त्योहार होते हैं, इंडिया में बहुत त्योहार होते हैं, जो त्योहार के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, वो कहीं और कुछ और ही होता है। और उस त्योहार का बेस लेके, आधार लेके कुछ और ही होते रहता है। बिजनेस ये वहां होता रहता है, इकोनॉमी, उसके इम्पोर्टेंट जो है इकोनॉमी। तो ये अंधश्रद्धा और त्योहार, इसमें बीच में जरूर एक कड़ी है, उस कड़ी को तोड़ने की जरूरत है। ये सब अपन कब कर पाएंगे? 75 साल अपने को कम पड़ गए हैं। अभी अपन कितने साल तक इसका इंतजार करेंगे कि ये सब कब होगा? और ये सब कब होगा? जब भारत के हर एक व्यक्ति, बच्चा, इंसान, ये उनके विचार बदलेंगे। ये विचार बदलने के लिए बहुत ही विचार बदलने के लिए बहुत ही अपने को कुछ अभियान या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर एक के ब्रेन में दलितों के प्रति अत्याचार जो हो रही है, उनकी क्रूरता जो दिखती है, ये क्रूरता उनमें इतनी क्यों आती है? एक बच्चों के प्रति इतनी क्रूरता, उतना मारते हैं उसको, इतना पीटते हैं कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे, एक अच्छे राजनीतिक तो थे ही, बल्कि एक बुद्धिजीवी थे। और भारत ऐसा देश है, इसमें इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है, बट इंटेलेक्चुअल जो है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट डायरेक्शन में मीन्स उसका भारत के प्रोग्रेस में उन्होंने वो जो इंटेलेक्चुअल है, सोच है उनकी, वो आगे बढ़ानी चाहिए। वो आपस में ही भिड़े रहते हैं। कोई आगे जाता है तो उसको कैसे पीछे लाया जाए। एक दलित जो परिवार है वो अपनी प्रोग्रेस करता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उनको किस तरीके से वो पीछे आए, उनको किस तरीके से तकलीफ दी जाए, ऐसे ही ज्यादा करके दिखता है। और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि 75 साल अपने को आजादी को हुए हैं। 75 सालों में अपन कहाँ कहाँ पिछड़े हैं, ये ढूंढने की भी जरूरत है। ये दलितों के बारे में तो मैंने बता दिया है, शिक्षा अभियान जो है। बट कुछ और, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, पेंडेमिक में बहुत सारे पूरे जग में बहुत ही प्रॉब्लम हुए थे, वैक्सीन नहीं थी। तो जब ऐसे नेचुरल
कुछ पेंडेमिक जैसी कंडीशन आती है तो वायरस तो ये नहीं देखता कि ये कौन से जाति का है, ये कौन से क्लास का है, ये तो सबके लिए एक जैसे होता है। और ये जब पेंडेमिक सिचुएशन आई थी तो ये वैक्सीन भी नहीं बनी थी जब, तब की ये बात है। तो सब जन जुड़े हुए थे, इंडिया भी जुड़ा हुआ था उसमें। हर एक कोशिश कर रहा था कि कैसे वैक्सीन को बनाया जाए। तो इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन भी ऐसा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कोवैक्सीन इंडिया ने बनाया था। और कोविशील्ड के लिए जो सीरम लगता था वो पूरे वैक्सीन के लिए भारत ने दिया गया, भारत से वो गया और वैक्सीन पूरे जग में दिया गया। और उसमें भारत का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये कुछ बातों से 75 साल जो अपन कर रहे हैं सेलिब्रेट, इसमें ये एक बहुत बड़ी अभिमान की बात है। जी। और जाते जाते मैं अ, मेरा जो स्पीच है उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कुछ वर्ड्स बोले थे कि मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तक लोग शिक्षा की ओर बढ़ेंगे नहीं, तब तक भारत ये महाशक्ति नहीं बन सकता। तो इसमें सोचने की बहुत जरूरत है। फाइनली आई कंक्लूड माय स्पीच हियर। थैंक्स टू ऑल। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वैशाली मेश्राम जी नागपुर से, जिन्होंने बहुत अच्छी यूज्ड सो मेनी एग्जांपल। उन्होंने जो अपना लेक्चर दिया कि ये आफ्टर 75 ईयर इंडिपेंडेंस हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो डॉक्टर वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जो एक जो पॉइंट टच किया कि सोशल रेवोल्यूशन वो कहाँ है, उसको लाने की जरूरत है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। सो उसी की वजह से जो अट्रॉसिटी जो हमारे लोगों के ऊपर हो रही है वो उसी का ही कारण है। सो ये दमावेव का लोगो है, जानो फिर मानो। उसके साथ ही डॉक्टर विशाली जी, मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। हम ये नहीं कहते कि ये बाबा साहब का सपना था कि भारत को बुद्धमय देश बनाना है। कोई बात बाबा साहब ने सोते हुए सपना थोड़ी लिया था। हम ये बोलते हैं दमावेव की टीम कि बाबा साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारी ड्यूटी है कि भारत को हमने बुद्धमय देश बनाना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही दमावेव को शेयर करते रहें। हम अपनी जो दूसरी सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। जो जैसे आज का जो प्रोग्राम हमने ट्रिब्यूट किया है लेट आदरणीय राजू कामले जी को। और कामले साहब कनाडा में रहते थे और उनके साथ जो बहुत जो नज़दीकी, क्योंकि वैंकूवर में वो रहे, कैलगरी में रहे, उनके बहुत जो नज़दीकी आदरणीय परम कैंथ जी और आदरणीय जयवृद्धि जी। जयवृद्धि जी को इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट कैनेडा। सो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी कुछ कामले साहब की जो मेमोरीज हैं वो शेयर करेंगे। तो हम छोटा सा एक स्लाइड शो प्ले करेंगे। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय जयवृद्धि जी से, वो सीधा हम वैंकूवर चलेंगे। वो जो कामरे साहब की कुछ जो मेमोरीज है हमारे साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स वॉच द स्लाइड शो।
Rajkumar Daulatrao Kamble was born on January 4, 1954 in Karnal Bagh, Nagpur, Maharashtra state of India. Later he shifted his house at Srinagar, Nagpur. A fearless visionary, Raju Kamble, as he was known more popularly, was a towering Ambedkarite who was relentless in his commitment to take forward the caravan of justice for all oppressed castes. Raju Kamble was the glue that bound all international Ambedkarites together. His magnetic personality, erudite and cultured demeanor, selflessness, infallible commitment towards the oppressed class people, and last but not the least, tremendous Ambedkarite knowledge that electrified Mool Nivasi movement. Right, it is a testimony to Raju Kamble's unparalleled contribution to our struggle that he never retreated from the battle to end caste apartheid, but rather brought the movement to the globe, inspiring NRI's Ambedkarites for decades to unite and forge into a formidable force outside India. This also includes the seed he sowed for promoting Buddhism as a facet of India's heritage and creating a global culture platform for Ambedkarites. Training, Raju Kamble was a successful chemical engineer who did his BTech in Chemical Engineering from LIT Nagpur and a postgraduate degree in Chemical Engineering from IISc Bangalore, India in 1978. After getting a coveted government job at Engineers India Limited, a public sector company in Delhi, he knocked the doors of well-paid SC, ST, OBC officers. As well, went to Bastis to organize a poor working class people. Kane says at the EIL, he was instrumental in forming SC, ST Employees Welfare Association. Later, he attended many meetings to resolve problems of SC, ST employees. He also used to attend functions at Buddha Vihar, Calcutta. This shows Raju Kamble's tireless work in meeting new people and promoting Buddhism. AIM was created to contribute to the process of overall development of the suffering untouchables, tribals, Buddhists, OBCs, whose population in India is more than 250 million. It also aimed to create a sense of identity and also to regain the loss due to the 2000-year-old caste-based exploitation and oppression human personality. AIM made pay back to the society as its governing principle of philosophy operation. It was his belief that oppressed people of the diaspora had powerful responsibility to pay back to the society and remain committed to Ambedkar's vision wherever they are in the world. This commitment, rooted in love for all Ambedkarite people, helped AIM grow its international impact for the He organized several international Dr. Ambedkar conventions beginning in Kuala Lumpur, Malaysia 1998 and 2011 and Paris, France 2014, Columbia University to commemorate 125th birth anniversary of Dr. Ambedkar. A milestone event in 2016 that still continues to impact Ambedkarites today. He chaired a panel on caste discrimination among Indian diaspora in USA, Canada. His hospitality was legendary and there was never a gathering too far or time too inconvenient for him.
to create any opportunities for the Ambedkarite community. He was so committed to his life in writing of Dr. B.R. Ambedkar that he kept a supply of his books and would ship them anywhere in the world so that Ambedkar's words would travel the world. In addition to AIM, he mentored and lifted up leaders from many other Ambedkarite organizations, including but not limited to NAGLO. The issue of global caste-based struggle, we find the lacunae of past 200 years is filled by contemporary Ambedkarite movements, which was spearheaded by Kamble. As we consider the impossible world where we must continue forward in this work without Rajkumar Kamble, we want to honor and remember how his legacy lives on in all of us. His unfortunate and untimely demise on 16th August 2018 in Vancouver leaves a huge void in our moment. He breathed his last at 2:10 a.m. But we should keep him in our thoughts and draw motivation from his life and continue to strive in taking Baba Saheb's caravan further as a fitting tribute to him and his values which he instilled in many of us as a mentor. Once again, welcome to the Wave. जो आज का जो प्रोग्राम हमने लेट आदरणीय कामले साहब को ट्रिब्यूट किया है, कुछ जो उनकी मेमोरी आपके साथ शेयर की है। मैं पिछले 27 साल में से कनाडा में हूँ। हमारे साथ भी कामले साहब की बहुत मेमोरीज हैं। मैं एक छोटी सी मेमोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कामले साहब कैसे थे। हमने एक उन्होंने एक्चुअली एक प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती के ऊपर अरेंज किया, जिसके अंदर हमारे आदरणीय महेंद्र सल्लन जी और जयवृद्धि जी वैंकूवर से स्पेशल आए थे। वो प्रोग्राम मॉन्ट्रियल में ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं कामले साहब को जब वो मैं याद करता हूँ वो वक्त, जैसे क्योंकि मेरे पिताजी LR बाली, जब मैं उनको सुनता हूँ, जब उनके बारे में लोगों से सुनता हूँ कि जो दरियां चादरें बिछाने से लेकर स्टेज के ऊपर लेक्चर देने का काम कामले साहब करते थे। तो मॉन्ट्रियल में हमको देखने को मिला, कामले साहब ने बाबा साहब की पोर्ट्रेट दीवारों के ऊपर लगाने से लेकर कुर्सियां लगाने तक और उसके बाद लेक्चर देने तक वो उन्होंने ऐसे जो मिशन को आगे बढ़ाया। जैसे आपने वीडियो में देखा कि कामले साहब जवानी में ही उनके अंदर बाबा साहब के मिशन के ऊपर आग थी, तो बाबा साहब का जो लिटरेचर वो ऐसे ही बढ़ाते गए। और उसके साथ एक और जो मेमोरी है, जैसे क्योंकि एट्रोसिटी के अगेंस्ट तो हर वक्त वो तैयार रहते थे लड़ने के लिए, या जैसे UNO के अंदर हो या कहीं भी हो। 2010 में जब गांधी जी का स्टैचू मिशिगन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो हमने और कामले साहब का मेरे को फोन कॉल आया कि ये इसका हमें थोड़ा लोगों को बताना चाहिए गांधी के बारे में। और मैं यहाँ पे हमारी टीम महेंद्र सल्लन जी, हम उस डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हुए और लोगों को क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक कम्युनिटी है, तो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन एक सवाल खड़ा कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर कि जो मार्टिन लूथर था उसने जो गांधी का दूसरा साइड जो था वो हमें तो वो बताया ही नहीं कि गांधी ऐसे भी थे। तो उनको शाम को जो गांधी का स्टैचू कवर करना पड़ा। ये CNN के ऊपर बहुत बड़ी एक न्यूज भी आई। ऐसे कुछ मेमोरी हमारी कामले साहब के साथ है। और कामले साहब जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, द मूवमेंट विल बी रिमेम्बर फॉर लॉन्ग टाइम। सो मैं अभी आदरणीय जयवृद्धि जी से और उसके बाद मैं आदरणीय परम कैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो लास्ट ब्रेथ है कामले साहब की उन्होंने वैंकूवर में ली है,
और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय जय बेदी जी से। बेदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। थैंक यू बाली जी। आपको और पूरी धम्मा वेव्स और जो आपका ऑडियंस है उनको जय भीम, नमो बुद्धाय मेरी तरफ से। आज जो आपने मिस्टर राजीव कामले सर जी को याद किया है उनकी 4th डेथ एनिवर्सरी पर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो ऐसे इंसान होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस को हमेशा ही याद रखना चाहिए। याद रखने का मतलब ये होता है कि उनसे हमें इंस्पायरेशन मिलती है, और इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली तो बात मैं करना चाहता हूँ कि जो राजू कामले जी थे, उनकी बैकग्राउंड में आपने जो ये जो स्लाइड शो किया है, वेरी पावरफुल, ये काफी इंफॉर्मेशन देता है। सो इसमें जो एक डिस्क्रिप्शन यूज की कामले जी को डिस्क्राइब करने के लिए, होस्ट ने बताया कि वो कामले जी एक ग्लू थे, ग्लू की तरफ से। सो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ग्लू सभी चीजों को इकट्ठे रखता है ना, तो इसी हिसाब से उन्होंने ग्लोबल मूवमेंट, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे उसकी सोच डिफरेंट भी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने उनको इकट्ठे करने में बहुत उनका साथ था। तो मेरे ख्याल में ये बहुत उनकी उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपको सभी को मालूम है कि वी लिव इन अ डाइवर्स वर्ल्ड। यहाँ सभी लोगों के विचार हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इवन विद इन एससी एंड दलित कम्युनिटीज we still have many different faiths and different views. Some of us have different religions. So इसीलिए उनको इकट्ठे करने के लिए जो उन्होंने अप्रोच की, वो एक एक मिसाल योग रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये भी स्लाइड शो में होस्ट ने बोला था, मेरे लिए भी राजू कामले जी एक बहुत अच्छे मेंटर थे। जब से वो कनाडा में आए, उनको उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनको उनके प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। जब भी वो कैलगरी में सिंपोजियम रखते थे, कैलगरी कैलगरी यूनिवर्सिटी में, और हम पाल्म कैंप से हमारे वैंकूवर की टीम सभी जाते थे, तो हमें इंस्पिरेशन मिलती थी। तो मैं ये बोलूंगा कि शायद उनकी यही एक इंस्पिरेशन थी, जिसके कारण हमने वैंकूवर में 2016 से एक डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर जो यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो जो वो ग्लू थे, मेंटर थे, और जो उनका इंस्पायरेशन थी, वो दुनिया भर कहीं भी लोग बैठे हो, चाहे जापान है, चाहे वैंकूवर है, चाहे टेक्सास है, उनका 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 काफी असर रहा। और तीसरा, जैसे आपने बोला कि कामले जी जब उनके लास्ट दिन थे, तो हमें मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, अपनी फैमिली को मिलने मिलने के लिए आए थे। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि देखो, ये इंसान जो एक वेल एजुकेटेड इंसान है, और इतनी अच्छी टॉप की पोजीशन है इसकी, और ग्लोबली इनका नाम है ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, एकेडमिकली स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कितना एक हम्बल पर्सन था। हमने उनकी कोई ईगो नहीं देखी, कभी ब्रैग करते हुए नहीं देखा कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। तो अगर हम बुद्धिज्म की भी बात कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म की भी जो सोच है कि हमें ईगोलेस होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। तो जब वो उनके लास्ट दिन थे, हमारे दिमाग में जो सवाल आ रहे थे, या उनके बारे में आ रहे थे, अभी भी आते हैं, कि वो एक लिविंग आइडियल बुद्धिस्ट थे। तो हम
हमारी तरफ से हमारे वैंकूवर के जो साथी हैं, चेतना एसोसिएशन के साथी हैं, उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि प्रेजेंट करते हैं। और हम चाहते हैं कि उनकी जो फाउंडेशन थी उनसे और भी लोग इंस्पायर हों। तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं आज के इस प्रोग्राम करने के लिए और उनको रिमेम्बर करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम बिरदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिरदी, जैसे मैंने बताया कि बिरदी साहब वेरी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ये लोग अब फ्रंट लाइन वर्कर हैं। और ये हम भी इनको बिरदी साहब को अपना मेंटर मानते हैं। बिरदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय परम ज्ञान जी, जो वो भी वैंकूवर में रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पिछले हफ्ते उनका जन्मदिन था, तो हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। क्योंकि जो प्रोग्राम जो है उसको चलाने के लिए बहुत सारी ताकत लगती है, एनर्जी एंड खर्चा भी होता है, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। सो कैन साहब भी जैसे जय जी ने बताया कि ये जो फ्रंट लाइन जो लोग हैं, परम जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जो चाहे चेतना एसोसिएशन की बात करें, चाहे हम एम की बात करें, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की बात करें, राइट। और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं ये जिन लोगों ने कामले साहब के साथ मिलजुल के काम किया। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय कैन साहब को। कैन साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सभी देखने वालों को और जो हमारे धमावेज की टीम है और धमावेज के गेस्ट स्पीकर बनते जी को मनामी बनते। और आज का जो प्रोग्राम हम राजू कामले जी को डेडिकेट कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मिशन में उनका बहुत ही बड़ा जो योगदान है। जैसे क्योंकि पर्सनली भी हम कई बार उनको मिले हैं, जहाँ वैंकूवर में वो आते रहते थे और हमेशा ही वो जब भी कोई बात करते थे तो वो मिशन के रिलेटेड होती थी, बुद्ध के रिलेटेड होती थी और बाबा साहब के रिलेटेड होती थी। तो जो लास्ट मोमेंट, लास्ट फ्यू डेज थे जब वो हॉस्पिटल में थे, तो उस टाइम भी हमको उनके साथ रहने का मिलने का मौका मिला। मगर बहुत, जैसे कहते हैं, जल्दी, इतनी एज नहीं थी उनकी, वो हमें जो छोड़ कर गए हैं। एक जो मूवमेंट के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए जो हम लोगों को घाटा पड़ा है, वो कभी भी ना पूरा होने वाला है। तो उसके पहले मुझे याद है कि वो उनकी बेटी विक्टोरिया में पढ़ती थी, तो वो यहाँ वैंकूवर में आते थे, तो हम लंच इकट्ठे किए करते थे जब भी हमें मौका मिलता था। तो लंच के दौरान भी वो खाते कम थे और बात जो ज्यादा करते थे। और वो बात क्या होती थी, बाबा साहब की बुक्स कहाँ देना है। बाबा साहब की बुक्स जो उनके बैग में रहता था, हमेशा एक बैग होता था उनके पास, मैंने देखा, जो लेदर का, तो अपने पास रखते थे। उनका जो अटैची होता था उनकी गाड़ी में होता था। तो बोलते थे, कैन साहब आप बताओ कितनी बुक्स चाहिए। ये एक दो बुक तो हमेशा वो हमें देकर जाते थे जब भी हमें मिलते थे। तो उनका जो 24 घंटे मेरे ख्याल में उनके ये दिमाग में रहता था कि बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को कैसे फैलाना। हमने पूछा ना, कामले जी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम विक्टोरिया से बेटी को मिल रहे हैं, अब कहाँ जाना है? हमने ह्यूस्टन जाना है, हमने टेक्सास जाना है। और उनका जो नेक्स्ट प्लान वो फ्लाई होता था, जैसे अभी प्लेन पकड़ना है, हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, हमें अ, हमने फ्लाइट पकड़े, कहीं न कहीं उन्होंने जाना होता था। और उनका जाना जो होता था, कहीं उनका शादी का नहीं, ब्याह शादी में नहीं जाना होता था, कहीं किसी फन के प्रोग्राम में नहीं जाना होता था, सिर्फ जाना होता तो मिशन स्प्रेड करने के लिए जाना होता था।
तो इतना उनका जो उनमें एंग्जाइटी था जी। कि धर्म के प्रचार प्रसार को कैसे फैलाना है। और जब हम वो हॉस्पिटल में थे तो वहाँ ऑलमोस्ट 15-20 लोग लास्ट एक 2 वीक वो हम वहाँ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो 15-20 लोग वहाँ बैठे रहते थे कि राजू कामले जी के जो चाहने वाले थे, जैसे अमेरिका से भी लोग आए थे, इधर कनाडा में से लोग आए थे, जैसे मेजर मल जी और जो साथी लोग कैलगरी से थे, वो कोई ना कोई आते रहते थे और हमें बहुत वो प्रभावित किया उनकी जो थी कि देखो उन्होंने मिशन में इतना काम किया है, तो हमने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो उसी सीख के कारण आज भी हम भी थोड़ा लगे हुए हैं कि जैसे बाबा साहब का जो मिशन है, जो बुद्ध का मिशन है, हमें भी उसमें थोड़ा योगदान डालना चाहिए। तो उनसे हम सीख कर ये कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत छोटी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ऐसे जो काम किया है बाबा साहब के मिशन के लिए। तो उनका जो जो डॉक्टरों का स्टेटमेंट में मैंने थोड़ा सुना, उनको 3-4 साल से 2-3 साल से पहले जो खांसी थोड़ी-थोड़ी आ रही थी, मगर मिशन में इतना वो बिज़ी रहते थे कि उन्होंने अपनी जो हेल्थ का ध्यान ही नहीं किया कि हमें जैसे वो उनका तो टोटली 100% मिशन की तरफ था। उन्होंने सोचा ना कि थोड़ा बहुत खांसी है, ठीक हो जाएगा, ऐसा जी। चलता रहता है। तो इतने वो डेडिकेटेड थे मिशन के लिए, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की है। तो इसीलिए उनको ये थोड़ा सीरियस जो उनका जो हेल्थ का सीरियस इशू आया तो उनका डेथ हुआ। तो हम ये कभी-कभी बात करते हैं, भाई साहब भी, हम सभी जब धम्मावेल की टीम बैठे हैं, तो हम ये बात करते हैं कि जैसे बाबा साहब ने 18-18 घंटे पढ़कर 18-18 घंटे स्टडी करके हमें सब कुछ दिया इतना, तो कम से कम हम लोग उनसे ये सीखेंगे अपना थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि मिशन के लिए चलाने के लिए हेल्थ ज़रूरी है, तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो अभी ही मिशन चलेगा। अगर ऐसे लोग जैसे राजू कामले जी थे और हमारे जो लोग थे, बाबा साहब थे, जिन्होंने अपना हेल्थ का ध्यान नहीं दिया और इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे और मिशनरी लोग हैं उनको भी हम चाहते हैं कि वो अपना हेल्थ का ध्यान रखें और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी हमें सीख दें, हमें हमारे साथ चलें। सो मैं इसी के साथ राजू कामले जी को श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्होंने मिशन के लिए जो किया है, वो कभी भी हम भूल नहीं सकते। हमेशा उनको याद रखेंगे और उनका जो उनकी सीख है, उनका जो मिशन का कार्य है, उसको आगे बढ़ाते रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मिशनरी लोग हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, बहुत कम हैं गिनती में। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपनी बिल्कुल सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और यही कामले साहब को भी अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मनोहर पृथ्वी जी, जो दमावेव के वो भी फाउंडर्स हैं, होस्ट हैं और जो आज ही संडे को उन्होंने एक बहुत बड़ी जो इंदर मगवार जो बच्चा हमारा हमसे छीन लिया गया, उसके उसके जस्टिस के लिए बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन भी की। हम आपको पूरा डिटेल जो है अगले संडे के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। उनके पास भी कामले साहब की कुछ मेमोरीज हैं। उसके बाद मैं हरबंस बिरदी जी और लास्ट में महेंद्र सल्लन जी को भी एक एक मिनट प्लीज लें और अपना जरूर जो आपकी मेमोरीज है, क्योंकि हमने उनको प्रोग्राम ट्रिब्यूट किया है, तो जरूर हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेमोरी शेयर करें। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मनोहर बिरदी जी। बिरदी साहब, नमो बुद्धा, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। नमो बुद्धा जय भीम। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम आज राजू कामले जी का उनको याद कर रहे हैं, उनको डेडिकेट किया आज का प्रोग्राम। एक दो बातें उनके बारे में कहना चाहूंगा। राजू कामले जी एक ऐसे अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट पर्सन है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहे हैं। उन्होंने काम सिर्फ भारत में नहीं किया,
यूरोप में किया, नॉर्थ अमेरिका में किया, मिडिल ईस्ट में किया। एक तो बात ग्लोबली रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सेमिनार्स हुई हैं, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। डायरेक्टली उन्होंने इन्वॉल्व होकर उनका मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किए। वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे। उन एक दो बार उनसे मिलने का समय मिला जब महाराष्ट्र में नागपुर में जो धम्म दीक्षा की गोल्डन जुबली थी 2006 में, वहां पर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो वहां पर भी हम उनको मिले। जो इंग्लैंड चैप्टर था उसमें हमें बोलने का उन्होंने मौका दिया। जब वो इंग्लैंड एक दो बार इधर मिलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छे बुद्धिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे अम्बेडकराइट थे, बड़ी नॉलेज थी, जैसे सभी साथी ने बताया। तो उनके कामों को हम याद कर रहे हैं। यही हमारी है उनके प्रति जो श्रद्धा है, मिशन के लिए जो याद करते हैं हम, जो उनका योगदान रहा है वो रिमार्केबल है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। बहुत लाजवाब उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एक शेर मेरे को याद रहा है, हमारे जाने के बाद हमारे अफसाने बयां होंगे, हमारे जाने के बाद हमारे अफसाने बयां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, ना जाने हम कहाँ होंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। तो एक बार फिर राजू कामले जी को सादर प्रणाम। नमो बुद्धा, जय भीम। वेरी वेल सेड विधि साहब। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे और आपने शेर जो सुनाया है और उसके साथ बहुत कामले साहब को दमावेब की टीम की तरफ से ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय हरबंस बिरदी जी से, उनके पास भी कुछ मेमोरीज है। उसके बाद महेंद्र सलन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी 1 मिनट अपनी मेमोरी शेयर करें। बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेब। नमो बुद्धाय, जय भीम एवरीबॉडी। यहाँ तक बात आती है राजू कामले जी की, उनके साथ मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं। जब वो लंदन आते थे या मैं इंडिया जाता था तो उनसे बहुत सी मुलाकात है, लेकिन जो खास मुलाकात है वो, जैसा मनोज जी ने पहले कहा कि 2006 में जब मैं भी वहाँ दीक्षा भूमि में गया था, तो जो उनका पहले दिन का प्रोग्राम था, तो हम सारा दिन वो प्रोग्राम अटेंड किया 2006 में। और उसके बाद में मलेशिया में जो 2011 में उन्होंने कन्वेंशन की थी, जब आपने स्लाइड दिखाया तो उस वक्त मैं चीवर में था, मैं भिक्खू था, तो वो मैंने मीटिंग जो है कन्वेंशन थी अटेंड की। और एक भिक्खू होने के नाते उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से, जैसे एक भिक्खू को सम्मानित करते हैं वैसे किया। और तीसरी जो फ्रांस में उनकी 2014 में कन्वेंशन यहाँ हुई थी, उसमें भी मैं शामिल था और 3 दिन उनके साथ उसमें काम किया। जो वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, उनके परिवार को तो उसका लॉस है ही है, लेकिन जो बाबा साहब के मिशन को लॉस हुआ है वो कभी भी ना पूरा होने वाला है। तो हम ये बौद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद से उनको निब्बान प्राप्त हो, हम ये ऐसी प्रे करते हैं कि उनको निब्बान प्राप्त हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो 9 साल के बेटे का हमारे एक ब्राह्मण टीचर ने कत्ल किया है, देखो एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसने उसकी इतनी पिटाई की उसके माँ बाप ने उसको सिखाया होगा, लेकिन उसके माँ बाप को किसने सिखाया? उसके माँ बाप ने सिखाया होगा। तो बात कहाँ से जाकर खत्म होगी? अरे भाई, जब तक ये हिंदू धर्म ग्रंथ हैं तब तक ये होता रहेगा। अब जरा सोचो, जो गोस्वामी तुलसीदास को अपना क्या क्या मानता है, जब वो पढ़ेगा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो जब वो शूद्र को देखेगा उसको गले लग के प्यार करेगा, पीटेगा नहीं तो और क्या करेगा। जब उसकी रामायण में कहा गया है, तो बाबा साहब ने जैसा कहा है कि जब तक ये ग्रंथ रहेंगे, जब तक हिंदू धर्म रहेगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। अब उसके बारे में क्या करना है, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर में हमारे नौजवान साथी कैद साहब का बर्थडे है, आज का प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया है। वो जैसे कि हम वो जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, इसी तरह धम्म की और बाबा साहब के मिशन की सेवा करते रहें। जय भीम, जय भारत। थैंक यू विधि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय
महेंद्र सलन जी, क्योंकि सलन साहब भी बहुत लंबे अरसे से कनाडा में हैं। बहुत सारे उन्होंने भी प्रोग्राम कामले साहब के साथ मिलके किए हैं, अटेंड किए हैं। तो महेंद्र साहब, नमो जय भीम, वेलकम टू दम्मा। नमो बुद्धा जय भीम सारे दम्मा वेव के मेंबर्स, नमो बुद्धा बनते जी, स्पेशल गेस्ट विशाली जी, नमो बुद्धा जय भीम। हम ये चाहते हैं कि जो दम्मा वेव की सभी टीम है वो राजू कामले साहब के सभी मेंबर्स हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमें भी मौका मिला मिस्टर राजू कामले के साथ काम करने का। हम मॉन्ट्रियल में गए, वहाँ प्रोग्राम किए, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, वहाँ कोलंबिया में गए। एक वो बात है, जब हम मॉन्ट्रियल में थे, जो हमारा अभी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ट्रूडो, वो भी वहाँ थे। तो राजू कामले भी, उन्होंने वो सारा प्रोग्राम अरेंज किया, उनके साथ सभी मेंबरों के साथ बात की। पर हमारे राजू कामले की ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, वो जहां भी जाते हैं वो अपने साथ अपने नए मेंबर बनाते हैं, जस्ट लाइक माई सेल्फ एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो राजू कामले की जो लाइफ तो चलेगी, पर वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। जहां भी हम प्रोग्राम करेंगे, राजू कामले की जो मेमोरीज है उसको रिवाइव करेंगे। एंड हम सभी हमारे अम्बेडकरी बुद्धिस्ट मेंबर हैं, वो सभी इंडिया से जो है, इंडिया एंड ब्राउड जो हमारे यंग बच्चे हैं, उनकी उसकी मेमोरी के साथ साथ उनको भी हेल्प करेंगे, तो हमें करना भी चाहिए। तो हमें यही दमावे की जो पूरी कमेटी है, इसकी सोच भी यही है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने इतना काम किया है, उनके हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी उसको, जो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी रिवाइव करें उनकी बुजुर्गों की मेमोरी से, बाबा साहब की बुद्धा की मेमोरी को आगे ले जाएं। हम सभी दमावे के मेंबर्स इसकी सपोर्ट करते हैं। हम जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं ये प्रोग्राम को, उनको भी आगे आना चाहिए। सभी कमेटियों को, जो बुद्धिस्ट कमेटी है, अम्बेडकर कमेटीज है, उनकी सहायता करनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद सलन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। कामले साहब हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते थे, और इसी के साथ मैं बिल्कुल उन लोगों को और उन जो लोगों ने कामले साहब का फर्स्ट लाइन फ्रंट पे उनका साथ दिया, मैं उनका जरूर मेंशन करना चाहूंगा प्रोग्राम के अंदर। हमारे आदरणीय हरजिंदर माल जी और हमारी बहन जी चंचल माल जी, जो कैलगरी में रहते हैं। कामले साहब का उन्होंने बहुत साथ दिया, क्योंकि जो प्रोग्राम कैलगरी में होते थे उनको ऑर्गेनाइज करने में हमारे बहन चंचल माली जी ने, वो खाना बनाने और प्रोग्राम को अटेंड, लोगों को फोन कत्तर करने के लिए हरजिंदर माल जी और चंचल माल हमारे जो हैं, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो एट द एंड मैं कामले साहब के बारे में यही बात करके आज का जो प्रोग्राम मैं, जैसे हमारे डॉक्टर सुजाता जी जो पूरा वीकली जो एक्टिविटी है शेयर करते हैं, उसके साथ डॉक्टर सुजाता जी किसी कारण वो बिजी हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर सरला जी हैं जो उनको कवर कर रहे हैं, जो वीकली हमारी एक्टिविटी होती है। सो एट द एंड कामले साहब के बारे में, कामले साहब जी इज अ वेरी हम्बल एंड विजनरी इंस्पायरिंग लीडर ऑफ हिज टाइम. His contribution are many help and taking बाबा साहब कारवां to the globally. जैसे मनोहर बिरदी जी ने बताया कि वो कामले साहब ग्लोबल के लीडर थे। ग्लोबल पूरी कोई ऐसी कंट्री की स्टेट्स नहीं है जिन्होंने उन्होंने वहाँ पे एम का निर्माण नहीं किया, बाबा साहब के मिशन के ऊपर काम नहीं किया। तो हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि है कामले साहब को। सलन साहब ने जैसे कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये दम्मा वेब का प्लेटफॉर्म है, हमारे जो पूजनीक हैं हम उनको याद करते हैं। तो मैं अभी
आदरणीय सरला जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारी वीकली एक्टिविटी है वो शेयर करें, उसके बाद आदरणीय कैन साहब प्रोग्राम का एंड करें। धन्यवाद बाली जी, धन्यवाद धम्मा वेव टीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्राध्यापिका सरला घनश्याम पांता ने आपके समक्ष इस सप्ताह दिनांक 15 अगस्त से 21 अगस्त तक इतिहास के पन्नों में दिन विशेष के साथ प्रस्तुत हूँ। दिनांक 15 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत दिनांक 15 अगस्त 2022 को भारत देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। भारतीयों को आजादी मिले 75 वर्ष हो चुके हैं और इस वर्ष 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विशेष आकर्षण है भारत की आन बान शान का प्रतीक भारतीय ध्वज तिरंगा लाल किले के प्राचीर पर, उसी प्रकार सरकारी कार्यालयों, निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ हर घर तिरंगा फहराया गया। भारत ही नहीं बल्कि अन्य 5 देश भी 15 अगस्त को आजाद हुए, जिनमें पहला देश है गल्फ कंट्री बहरीन। गल्फ कंट्री बहरीन को भी 15 अगस्त 1971 ईस्वी में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। हालांकि 16 दिसंबर को बहरीन देश अपना नेशनल हॉलिडे मनाता है। इस दिन ईसा बिन सलमान खां खलीफा बहरीन को गद्दी पर आसीन हुए थे। दूसरा देश है लिechtenstein। यह दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यह देश भी 15 अगस्त 1866 ईस्वी को जर्मनी से आजाद हुआ था। वर्ष 1940 ईस्वी से ही 15 अगस्त को यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार तीसरा देश है अफ्रीकन कंट्री कांगो। कांगो भी 15 अगस्त 1960 को फ्रांस के शासन से मुक्त हुआ था। चौथा देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1945 ईस्वी में साउथ कोरिया जापान से आजाद हुआ था। उसी प्रकार नॉर्थ कोरिया भी 15 अगस्त 1945 ईस्वी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और नॉर्थ कोरिया भी जापान से आजाद हुआ था। इतिहास की दृष्टि से हम देखते हैं 15 अगस्त 1931 ईस्वी में गोलमेज परिषद के दूसरे सत्र के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंग्लैंड गए थे और दूसरी गोलमेज सभा में अछूतों को प्रथम निर्वाचन का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सूझबूझ से मिला था। 15 अगस्त 1936 ईस्वी के दिन स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना व जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार 15 अगस्त 1995 ईस्वी में बहन मायावती द्वारा लखनऊ में अंबेडकर पार्क की स्थापना की गई थी। 16 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर मनाया गया। उसी प्रकार 16 अगस्त 1941 ईस्वी को सिन्नर यहाँ सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा जोरदार भाषण दिया गया था। उसी प्रकार 16 अगस्त को नेशनल रम डे भी मनाया जाता है। Rum has been the staple of the economy of many countries. उसी प्रकार 17 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में डॉक्टर सुकार्नो ने इंडोनेशिया को नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, से आजाद हुआ ऐसा घोषित किया था। 17 अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था। 17 अगस्त 1937 ईस्वी में मुंबई असेंबली में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मंत्रियों के वेतन संबंधी बिल पर भाषण दिया था। 17 अगस्त 2007 ईस्वी को माउंटेन मैन दशरथ माझी का देहांत हुआ था। 18 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1938 ईस्वी में अस्पृश्य सत्याग्रह कमेटी की ओर से पतित पावन इनकी अध्यक्षता में जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार 18 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय अर्ध निवासी लोक दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को नेशनल आइसक्रीम पाई डे भी मनाया गया। 19 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 19 अगस्त को 1935 ईस्वी में पतित पावन की अध्यक्षता में मध्य प्रांत वरहाट डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की नागपुर यहाँ जाहिर सभा आयोजित की गई थी। 19 अगस्त को भारत में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। 19 अगस्त को ही विश्व छाया चित्र दिवस भी मनाया गया। 20 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1917 ईस्वी में
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पार्लियामेंट में अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की गई थी। 20 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया। भारत के युवा रहे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस उनकी याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 21 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1936 ईस्वी में लोकनाथ द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने हेतु डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पत्र भेजा गया था और 21 अगस्त 1941 में हिंदू कोड बिल का समर्थन देने के लिए भंडारी हॉल दादर मुंबई में एक परिषद का आयोजन किया गया था। हम सभी जानते हैं कि हिंदू कोड बिल जो है वह महिलाओं के अपलिफ्टमेंट में एक मील का पत्थर साबित हुआ था और इस हिंदू कोड बिल में महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और विवाह आदि के अधिकार मिले थे। 21 अगस्त 1934 ईस्वी में महाराष्ट्र के 13वें मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाईक इनका जन्म दिवस था और 1973 ईस्वी में 21 अगस्त के दिन ही गूगल के सह संपादक सर्गेई ब्रिन का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और आज 21 अगस्त को ही जागतिक यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी घर के बुजुर्गों को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है। अभी हमने देखा कि 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस भारत स्वतंत्र हुआ यह मानते हैं, लेकिन हमको असली आजादी तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और हमें अधिकार मिले तभी हमें आजादी, असली आजादी मिली थी। तो मैं चंद पंक्तियों के साथ यहाँ विराम लूंगी जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित है। रात तो काली थी ही, रात तो काली थी, दिन भी काला होता, अगर ना आता वो भीम रूपी सूर्य, अगर ना आता वो भीम रूपी सूर्य तो ना कभी उजाला होता। संविधान लिखकर अधिकार हमें सब दे दिए, वरना स्कूलों में आज भी हमारे लिए ताला होता, वरना स्कूलों में आज भी हमारे लिए ताला होता। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सरला जी, मिस सरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर सुजाता जी को आज रिप्लेस किया, वो बिजी होने के कारण। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत ही मेहनत से, क्योंकि जो हमारा इतिहास है उसको जानने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी किताबों में ढूंढना पड़ता है कौन से दिन क्या हुआ था। और आपका फिर से धन्यवाद और उम्मीद रखेंगे फ्यूचर में भी आपसे भेंट होती रहेगी। इसके साथ ही मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ श्रीमान अनंत बाली जी का, जो कि हर हफ्ते जो भी हमारा जो प्रोग्राम होना होता है उसके लिए ये इजी नहीं है इतना स्लाइड शो तैयार करना, उसमें म्यूजिक डालना, और मेरा ख्याल में ये पूरा हफ्ता इनके 3-4 घंटे एवरी डे लगते हैं इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए। मैं ये आशा करता हूँ कि, और बुद्धा से ये प्रे करता हूँ, ये नेचर से प्रे करता हूँ कि बाली साहब हेल्दी रहें, हमेशा इनका जो सेहत है वो सुख शांति वाला रहे, हेल्दी रहे। जो धम्म के लिए, जो बाबा साहब के मिशन के लिए, ये प्रचार प्रसार के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनको ये फल जरूर मिले। और इसी के साथ हमारे हरवंश बिरदी जी जो हमेशा धम्म के लिए जो भिक्षु संघ के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ राब्ता रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर विशाली जी आज जो गेस्ट स्पीकर, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जय बिरदी जी जो हमारे लोकल हैं, हमारे भाई साहब, जिनसे हमको भी काफी सीखने को मिला और मिलता रहेगा, और इनके भी हम लंबी आयु की कामना करते हैं कि हमेशा तंदुरुस्त रहें, ताकि हम इकट्ठे मिलकर धर्म का जो काम है, जो बाबा साहब के मिशन का काम हमेशा करते रहें। और मनोहर बिरदी जी जो हमारे टीम के मेंबर हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद।
अपने महेंद्र सल्लन जी टोरंटो से हमेशा एवरी संडे जो हमारा साथ देते हैं, और भी जो हमारा जो हम का जो प्रोग्राम देखते हैं, हमें टाइम टू टाइम एडवाइस देते हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि क्योंकि जो ये जो धम्माविज की टीम के जो मेंबर हमें दिखते 5-7, हम यही नहीं है, हमारे साथ और भी साथी हैं, जैसे हमारे इधर भाई साहब सरजीत बैंस जी हैं, सतीश औजला जी हैं, और भी हमारे जो मित्र हैं जो हमेशा टाइम टू टाइम हमें सहयोग करते हैं, ये प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर करते हैं। हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम जो भी हमें स्पॉन्सर इस प्रोग्राम को करना चाहे उनका मोस्ट वेलकम करेंगे, और हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, सभी प्रोग्राम देखने सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाबा साहब का मिशन है, वो जो धम्म का मिशन है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। बेशक हम अब्रॉड में बैठे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है कि हम आज अच्छी-अच्छी कंट्री में बैठे हैं, आज अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमें जो अच्छा ज़िंदगी दिया है, ये हमारे गुरुओं महापुरुषों जैसे गुरु रविदास जी है, जैसे गुरु कबीर हैं, और लोग हैं, और बाबा साहब जिन्होंने संविधान में हमें ये सभी हक अधिकार दिए हैं, उनकी बदौलत ही हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी जैसे, डॉक्टर विशाली जी जैसे जो हमारे वुमेन हैं, हमें प्राउड है कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी स्टडी की है, ये हमारे प्रोग्राम पे आज आकर जो स्पीच देते हैं, तो लोगों को एक और जो एनर्जी मिलती है कि देखो हमारे जो लेडीज हैं कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। ये सभी तो बाबा साहब की देन है, मगर इनका भी जो अपना मेहनत है, अपना जो हार्ड वर्क है, वो आज हमारे सामने है। सो एक बार फिर धम्मावीर की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो लास्ट में जो आज का जो हमारा धम्म पद से जो लाइंस जो हमारे आदरणीय बिरदी साहब हरबंस बिरदी जी जिन्होंने धम्म पद से करीब 100 जो धम्म देशना जो बुद्ध की शिक्षा है उसका जो पंजाबी में अनुवाद किया है, उसके साथ मैं आज का जो प्रोग्राम समाप्त करूंगा। उन्होंने लिखा है, बुद्ध का जो संदेश है, मुश्किल में काबू में आने वाले, बहुत ध्यान से महफूज रखने वाले, बहके और नादान चित्त को सचेत इंसान उसी तरह सीधा करता है जैसे तीर बनाने वाला तीर को एक सार करता है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वाली साहब बहुत बहुत धन्यवाद कैंथ साहब। आपने सबकी सेहत की अच्छी कामना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये जो अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम हमारे साथ आदरणीय वेनेबल डॉक्टर शील रत्न बोधी जी जो बनते जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो धम्म देशना देंगे। और जो अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है, हमें अभी सूचना मिली है थ्रू हरवंश बिद्दी जी से। अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है, हमारे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय राजकुमार ओशोराज जी, उनकी बेटी की इस हफ्ते शादी है। उन्होंने जो अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर करने की इच्छा जाहिर की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उसके साथ ही शुभकामनाएं देते हैं, उनके परिवार को मुबारकबाद देते हैं, बेटी को शुभकामनाएं देते हैं कि उनको अच्छी और सेहतमंद और हैप्पी लाइफ मैरिज हो उनकी, और ये धम्मावेव की टीम प्रेयर करेगी। सो जो दम का दान है, अगर हम दम की बात करते हैं, दम का सबसे जो उत्तम दानों, जैसे 10 पारमिता की बात करते हैं, 10 पारमिता से सबसे बड़ा जो पारमिता मानी जाती है, वो दम का दान ही माना जाता है, सबसे उत्तम दान माना जाता है जो धम्मावेव एक कोशिश करता है। द पर्पस ऑफ धम्मावेव इज लर्न एंड शेयर द धम्मा. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well many lives to come. With this, be mindful, be safe, be kind,
Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Thank you. See you next week, same time on Sunday. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं